हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने 6 वीडियो कंप्लीट कर ली है एनपीओ की और हमने पूरा बेसिक सीख लिया है। अब बेसिक लायक बताने लायक कुछ नहीं है दोस्तों, बस अब बताने लायक जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो सर, पहली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एनपीओ का मतलब, दूसरी वीडियो में मैंने सिखाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब कैसे बनता है। क्वेश्चन एक भी नहीं कराया था क्योंकि मेरे को पता था कि क्वेश्चन मैं तब तक नहीं करा सकता था जब तक मैं वो सम स्पेशल टर्म नहीं बता दूं। फिर मैंने कराया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका भी कौन सा बताया डिटेल में, पर कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया दोस्तों? एक ही रीजन होता है, एनपीओ में क्वेश्चन पहले नहीं होता, एनपीओ में पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करा जाता है फिर जाकर क्वेश्चन होता है। तो आज तक 6 क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है, आज वो काम आने वाले हैं दोस्तों। आज हम करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर जाकर हम आगे चर्चा करेंगे सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट की, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर तो बड़े बड़े क्वेश्चन ही करने हैं फुल फ्लैज। तो ये हमारा कुछ शेड्यूल है पूरा एनपीओ करने का। आज की क्लास के अंदर मुझे क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन क्लास है आज की दोस्तों। कौन सी क्लास है? क्वेश्चन क्लास। लो भाई, क्वेश्चन क्लास स्क्रीन पे देखिए सामने। मैं आज आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन कराऊंगा 2 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास छोटी होने वाली है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बेसिक है, उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो। तो आज जो पूरा अभी तक पढ़ा है वो सब काम में आने वाला है। अगर मैंने कहा अगर आपने एक बार वो रिवाइज कर लेंगे इस वीडियो को देखने से पहले तो बेटर अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट नहीं भी करोगे, एक बार पढ़ने घुमा लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। अगर पैसा आएगा तो मैं डेबिट साइड में भेज दूंगा, अगर पैसा जाएगा तो मैं क्रेडिट साइड में भेज दूंगा। डेबिट साइड में भेजने से पहले सबसे पहले लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब पहले से शुरुआत से मेरे पास कोई कैश पड़ा हुआ है, और जो बैलेंस बच जाएगा उसको लिख दूंगा बाय बैलेंस शीट। याद करो कैश अकाउंट जो आपने बचपन में बनाया था, पहले लिखते थे टू बैलेंस बीडी, फिर पैसा आ जाता तो डेबिट कर देते थे, फिर यहाँ पर पैसा जाता तो क्रेडिट कर देते थे, और बाय बैलेंस शीट कर देते थे कि लास्ट के साल में इतना पैसा बच गया। सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। वैसे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो क्वेश्चन आएगा उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले से गिवन होगा, बट क्योंकि बनता कैसे है एक बार वो सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। सामने देखे सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे से मांग लो, ये एनपीओ की नोट्स नहीं है, क्वेश्चन नोट्स नहीं है, क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो मेरे से मांग लीजिए, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और वैसे भी मांगने की जरूरत नहीं है, सामने मैं दिखा ही रहा हूं आपको। कहता है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ये देखो सामने मैंने खोल दिया आपके पास। कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहा है ओपनिंग कैश इन हैंड, साल के शुरू में पहले से ही 3400 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है सर। ओपनिंग कैश एट बैंक, एक तक कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड का मतलब समझ में आता है आपको कि साल के शुरू में ही वैसे बैलेंस बीडी दे रखा है, वो भी बैंक का और कैश दोनों का, बैंक का दे रखा है इतना। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करा है दोस्तों। अच्छा, पैसा आया है या जाया है? गया है, आया है, आएगा तो डेबिट कर दूंगा, कैश अकाउंट है। डोनेशन कलेक्ट करा है, आ गया डोनेशन, डेबिट साइड पे जाएगा। देखो मैं इसको डेबिट साइड में भेज दूंगा, इसको डेबिट साइड में भेज दूंगा, इसको डेबिट साइड में भेज देंगे, इसको डेबिट साइड में भेज देंगे। सैलरी पेड, पैसा आया गया है, गया सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। रेंट पेड, पैसा आया गया सर, क्रेडिट साइड पे जाएगा। कितना सिंपल है। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट कराए होंगे कोई बच्चों को खेलने के लिए, तो वो के लिए खर्चा हो गया, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में भेज देंगे, सर खर्चा हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोस्तों मैं कोई इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं, इन्वेस्टमेंट खरीदने का मतलब क्या है? शेयर वगैरह खरीदना नहीं है। इन्वेस्टमेंट खरीदने का मतलब है आपने बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करा लिया, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमने बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया एफडी के तौर पे, फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्या पता कुछ पैसा फंड पड़ा हो, हमने बैंक में जाकर एफडी करा दी, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो यही इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि नीचे देख लिया, मुझे कैसा पता चला? क्योंकि नीचे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव किस पे? इन्वेस्टमेंट पर। तो मैंने कहा ये क्या है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, खरीदूंगा इन्वेस्टमेंट, क्या फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा बैंक में, एफडी कराऊंगा, तो सर मेरा पैसा आएगा जाएगा सर, चले जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। अब
इस इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो क्या जाएगा डेबिट साइड पर। सन्ड्री एक्सपेंस खर्चे होंगे और कुछ मिसलेनियस क्रेडिट साइड पर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चे होंगे क्रेडिट साइड पर। और कैश इन हैंड एट एंड 700 रुपए, 700 रुपए कैश इन हैंड बचा, पर कैश एट बैंक तो है ही नहीं। तो सर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका बनाने का तरीका होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऊपर हेडिंग होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है दोस्तों, करने लायक कुछ है नहीं इसमें दोस्तों। टी शेप अकाउंट बनता है, डेबिट साइड पे जितना पैसा सब डेबिट साइड पे जाएगा और क्रेडिट साइड पे जितना खर्चा होगा सब क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये हो गया पर्टिकुलर्स। अच्छा पर्टिकुलर्स नहीं आता इसमें, रिसिप्ट आता है, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है। डेट नहीं आता, डेट का कॉलम नहीं होता इसमें, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये आपके पास क्रेडिट साइड होगी और ये डेबिट साइड हो गया। एक एक करके लेते हो डेट। सबसे पहले रिसिप्ट, हमेशा ध्यान रखना रिसिप्ट में आएगा बैलेंस बीडी, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, जो शुरुआत से, इसका मतलब क्या होता है बैलेंस बीडी का, पिछले साल कुछ कैश बच गया था तो साल के बच गया था तो साल के शुरू में इतना रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया कैश का बैलेंस और ये हो गया बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस मतलब कैश इन हैंड। देखना जरा कैश बैलेंस कितना था, 3400 और 23,400, 3400 3400 और 23,400 टोटल कर देंगे दोस्तों इसका। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, आपके पास 23,400, यह आ गया 26,800। इसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 25,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है। तो मैंने कहा रिसीव करी है तो पैसा आया होगा, टू सब्सक्रिप्शन। रिसीव्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट ही आई होगी, रिसीव्ड होगा पैसा। कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है, 25,000 रुपए का, 25,000 का। आगे लिखा है टू डोनेशन, डोनेशन भी कलेक्ट करा है। आपने रिसिप्ट साइड लिखते हैं, इसका मतलब ये कलेक्शन है। डोनेशन का रखा है 5,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, 5,000 यहाँ पर डाल दिए। हाँ भैया यही करना है और क्या करना है। सैलरी पेड करिए 6,000 रुपए की और रेंट पे करा है 1,000 रुपए का। तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी और बाय रेंट। सैलरी पेड करिए 6,000 रुपए और रेंट पे करा है 1,000 रुपए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। सैलरी पेड का टूर्नामेंट एक्सपेंस है 3,000 रुपए के, तो यहां लिख देंगे बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस 3,000 रुपीज। आगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदने पे खर्चा होगा, पैसा जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दोस्तों, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा और इस इन्वेस्टमेंट में मैंने इंटरेस्ट रिसीव करा 600 रुपए का, तो इंटरेस्ट मेरी इनकम होगी। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 600 रुपए। आगे कह रहा है कि भैया सन्ड्री एक्सपेंस हुआ है 1,500 रुपए का, तो खर्चे है 1,500 में आएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंस। 1,500 रुपए के खर्चे हो गए। आगे मतलब है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 रुपए का, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। $500 का और कैश इन हैंड बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस ईडी। कैश में कितना बचा तो बैंक में कितना रह गया। अगर बराबर जाता है दोनों साइड तो बैंक में कुछ नहीं है, अदरवाइज फिर पैसा है। देखो कैसे करेंगे, 700 रुपए कैश इन हैंड है, तो मैं इसका करता हूं दोस्तों टोटल। चलो 26,800 प्लस 25,000 प्लस 5,000 और प्लस 600, ये आ गया 57,400। टोटल आया 57,400। अगर इसका टोटल भी 57,400 आ गया तो मैं कहूंगा बैंक में फिर कोई भी बैलेंस नहीं बचा। अगर कुछ बैलेंस फिगर निकल कर आता है तो मतलब वो पैसा किसका है, बैंक का है। ये समझ में आ गया। 50,400 यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल करते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा टोटल 57, देखो ना, 6,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,500
प्लस 500 और प्लस 700 लास्ट में देखो 700, ये आ रहा 22,700, कितना आ रहा दोस्तों 22,700, और नीचे क्या है 57,400, तो माइनस कर देंगे 57,400 में, तो बैलेंस फिगर से क्या निकल आएगा, बैलेंस फिगर से निकल आएगा 34,700। क्लियर है दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों ये निकल गया बैलेंस। मेरे को बस आपको ये समझाना है कि ये आपको समझ में आया ये 34,700 कैसा आया। सर मैंने कहा कैश का बैलेंस मुझे पहले से गिवन था, तो देखो साल के शुरू में 23,400 बैंक में भी तो पड़े थे, अब वो कितने हो गए 34,700, मतलब इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन लगा सकता हूँ, साल के शुरू में 23,400 था बैंक में, अब हमारे 34,700 हो गए बैंक में, मतलब पैसा बढ़ गया। इतना सारा पैसा आने के बावजूद, इतना खर्चा होने के बाद फिर भी पैसा 35,400 साल के एंड में बच गया भैया। और मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का टोटल आ रहा है वो से आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 37,400, 57,400। देखो भाई ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपके पास। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आप करोगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए मुझे, सामने स्क्रीन पर लगा है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आप करके दिखाइए, फिर वीडियो पॉज करने का वीडियो ओपन करना, फिर सीधा आंसर देख लेना आप हमेशा, या साथ में चल लेना, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर दीजिए और डाल लीजिए, मैं तो अब कर रहा हूँ। तो वीडियो पॉज कर दी होगी आपने, कर भी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हल करेंगे। देखो क्या दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसीव्ड होता है दोस्तों, पेमेंट नहीं होता, डोनेशन रिसीव, फर्नीचर परचेज का खर्चा हो गया, इसको करते हैं दोस्तों। फिर बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 2। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च है ना। चलो सर, यहां क्या आएगा, रिसिप्ट आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा, ये आपके पास पेमेंट आ गई, और ये आपके पास अमाउंट आ गया। अच्छा, तो कैश इन हैंड बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, साल के शुरू में कितने का बैलेंस पड़ा है, ये आपके पास कैश हो गया, ये आपके पास बैंक आ गया। टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड 2,000, 6,000, 2,000, 6,000, 8,000 रुपये हो गए दोस्तों। 2,000, 6,000, 8,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है सर, हमेशा सब्सक्रिप्शन क्या होगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है दोस्तों, हम मेंबरों से पैसा लेते हैं, याद आ रहा है ना आपको सारी चीजें, मेंबर हमें पैसा देंगे सब्सक्रिप्शन, तभी तो खर्चा चलेगा। तो यही तो एक लौती इनकम होती है पूरी एनपीओ की, सब्सक्रिप्शन। डोनेशन रिसीव्ड लिख दिया है, वैसे डोनेशन पेमेंट नहीं करते, एनपीओ को तो खुद डोनेशन चाहिए, वो कहां से पेमेंट करेगा। डोनेशन कितना है दोस्तों, डोनेशन है 2,400 रुपये, 2,400 रुपये डोनेशन। यहां लिखा है फर्नीचर परचेज, तो बाय फर्नीचर लिख देता हूं, बाय फर्नीचर। कितने का है दोस्तों फर्नीचर, 1,600 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। बाय जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितने के है, जनरल एक्सपेंस आपके पास है 1,000 रुपए के। बाय पोस्टेज, बाय पोस्टेज 400 रुपये। स्टेशनरी खर्चा होता है दोस्तों, स्टेशनरी का मतलब हो गया पेन, रबड़, कटर, पेन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटोकॉपी, ये सब स्टेशनरी में आते हैं। स्टेशनरी 600 रुपये। जनरल एक्सपेंस हो गया हमारे पास, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी। लोकर रेंट रिसीव्ड, लोकर रेंट रिसीव्ड ये क्या होता है दोस्तों, लोकर रेंट रिसीव्ड। देखो क्या होता है, मान लो कोई एनपीओ होती है, वो ना पैसा रखने का काम करती है, जैसे म्यूचुअल फाइनेंस। म्यूचुअल फाइनेंस आप देखो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक तरीके का, पर एनपीओ नहीं है। आप कोई भी ऐसा एनपीओ ले लो जो लोकर रेंट का मतलब होता है कि आप
ने लॉकर के लिए जगह दी। मतलब लॉकर मतलब क्या होता है, जगह दी। जैसे आप कहीं गए होंगे, आप वाटर पार्क गए होंगे, तो वाटर पार्क में जब आप कॉस्ट्यूम चेंज करते हो, वाटर पार्क वाली कॉस्ट्यूम पहनते हो, तो जो पहली वाली कॉस्ट्यूम होती है आपने घर से पहनी होती है, उसको कहाँ रखना पड़ता है, लॉकर के, तो उसको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जो वाटर पार्क वाले हैं वो क्या करते हैं, लॉकर रेंट, जो लॉकर रेंट पे दे रहे हो उसका पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो एनपीओ रिसीव कर रही है, तो एनपीओ मान लो वही काम कर रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो लॉकर रेंट समझ में आया। जैसे बैंक में आप जाओगे, तो बैंक में जब जाओगे तो बैंक कहेंगे भाई हमारे को लॉकर चाहिए, हमको पैसा डिपॉजिट रखना है, सेव करके रखना है लॉकर। तो बड़े बड़े बैंकों में लॉकर भी होते हैं, हर बैंकों में होते हैं आजकल, जो चाहिए तो उसके चार्जेस काटती है बैंक। तो वो लॉकर रेंट रिसीव हुआ है किसके यहाँ पर, 1800 रुपए एनपीओ को मिला है। ठीक है मेरे दोस्तों, लॉकर रेंट हो गया। ऑफिस एक्सपेंस हो गया 800 रुपए का, बाय ऑफिस एक्सपेंस, 800 रुपए का ऑफिस एक्सपेंस हो गया। फिर कह रहा है क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको 7000 रुपए का, क्लोजिंग कैश बैलेंस तुम्हारी मतलब यहाँ पर हो गया बाय बैलेंस सीडी कैश। तो बैंक भी तो होगा क्योंकि शुरुआत में तो बैंक था, एंड में भी तो बैंक होगा, पर बैंक का पैसा कैसे निकलेगा, बैंक का पैसा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। टोटल कर देते हैं दोस्तों इसका, तो आप देखना 8000 प्लस 3000 प्लस 24000 और प्लस 1800, ये आ गया 36800, 36,800। अच्छा यहाँ पर कितना था मेरा कैश इन हैंड, 7000 रुपये था, तो उसको प्लस कर देते हैं 36,000। पहले 7000 को प्लस करा, 7800 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 1000 और प्लस 1600, ये आ गया 11400। अब 11400 टोटल हुआ, ये सब टोटल, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टोटल कर लिया मैंने, तो ये टोटल हुआ 11400। आप भी कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वैसे तो खैर मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। अब टोटल कर दिया तो 36,800 में से माइनस कर दूंगा, तो बैलेंस फिगर क्या निकला, 25,400। तो 25,400 रुपये आपका निकला है कैश एट बैंक, तो ये होगा टोटल 32,400। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 36,800, 15,200 कैसा आ रहा है आंसर इसका। अच्छा, लोकर रेंट डोनेशन रिसीव 2400 का था, मैंने 24,000 ले लिया यहाँ पर, ये देखो 2400 का था ना, फिर गलत आ जाएगा। और चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं यहाँ पर गलती ने 1600, 1000, 400, 600, 800। ठीक है सर, जोड़ना जरा, 8000 प्लस 3000 प्लस 2400 और प्लस 1800, देखो 15,200 आ गया, 15,200, 7000 प्लस 1600 प्लस 1000 और प्लस 400 प्लस 600 प्लस 800, यहाँ था 11,400, और 15,200 में से माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 3800 रुपये, 3800 बच जाएगा सर। तो 3800 को जोड़ देंगे 7000 में, क्या हो जाएगा 10,800 रुपये, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी मैच कर गया। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो मैच कर गया। तो दो क्वेश्चन मैंने कराया रिसिप्ट एंड पेमेंट का, और उससे हमें पता चल गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनता है। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट पहले से बनकर आएगा, मैंने बस इसलिए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता कैसा था, कैसे आता है, इसलिए दो क्वेश्चन डाल दिए। वैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा रिसिप्ट, क्योंकि हमेशा आएगा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो सामने अब आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है दोस्तों, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है आपको, और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे दिया गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, देखो ये रहा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है पता चल गया, शुरुआत में कैश बैलेंस होता है और लास्ट में कैश बैलेंस का बैलेंस शीट होता है, ऊपर बैलेंस बीडी होता है, इधर इनकम होती है सारी, रिसिप्ट होती है और इधर पेमेंट होती है सारी। ठीक है, अकाउंट ऑफ वेंकटेश्वरा सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2014 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2014। सबसे पहले तो मैं अकाउंट बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो भाई, ये कौन सा है, तीसरा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा है 31 दिसंबर 2014। तो ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है दोस्तों, कैलेंडर ईयर है आपका ये।
लो भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, इनकम नहीं लिख देना, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखेंगे। आधे बच्चे तो ये गलती करते हैं, जो उसमें इनकम लिख देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसे कर देते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम होता है दोस्तों, इनकम का नीचे क्रेडिट होता है। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। लो सर, अब एक एक करके देखते हैं। अच्छा सामने देखेंगे एक बार, जब मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको कराया था तो मैंने सबसे पहले आपको 3-4 चीजें बताई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने कहा था दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चारों आइटम आती है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चारों। अब इसमें से मुझे रेवेन्यू वाले खर्चे डालने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू वाली इनकम डालनी है इनकम साइड में, और कैपिटल वाले खर्चे कहां डालेंगे, एसेट में, और कैपिटल रिसिप्ट कहां डालेगी, लायबिलिटी में। तो मेरे को रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ध्यान सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पहले मैं पहचानूंगा कि कौन सा रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल। अगर रेवेन्यू होगा तभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आपको ये नहीं पता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो पहले वीडियो पुरानी पिछली वाली देख लीजिए ढंग से, तभी अगर बाइफरकेट नहीं कर पाए तो नहीं आएगा समझ में दोस्तों। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली वीडियो देखिए, वहां डिटेल में मैंने आपको कराया था, अगर देख लिया तो आप बाइफरकेट कर पाओगे। और मैंने आपको इतनी सारी टर्म्स बताई, वो टर्म्स अगर आ गई तो आपको पहचानना है कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होता था, कैपिटल होता था, रेवेन्यू होता था सर। लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर का होता था, ये नहीं जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हमने सारी ट्रीटमेंट बताई भी थी आपको। तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर की इनकम ही जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, ओ सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चारों चीजें होगी, उसमें से छांट के निकालनी है बस, और बाकी को इग्नोर कर देना क्योंकि बाकी जाएगी बैलेंस शीट में, और वो हमें पता नहीं है, अभी बनानी नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अगर आप देखो सबसे पहले टू बैलेंस दे रखा है, तो ये कैश बैलेंस होता है दोस्तों, ये तो पता है कैश बैलेंस होता है। मुझे बताओ कैश इनकम साइड जाती है, कैश कभी पीएनएल अकाउंट में देखा है आपने डेबिट साइड पे जाता हो, इनकम क्रेडिट साइड में जाता हो या डेबिट साइड में? सर कैश एसेट साइड पे जाती है, आपको पता है ना। तो ये तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, ये नहीं आएगा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैश क्या है दोस्तों, एसेट है, एसेट पे जाएगा, ठीक है। बुक्स क्या होती है दोस्तों, एसेट होती है, ये तो एसेट में जाएगा। बुक्स तुम्हारी क्या होती है, टेंजिबल एसेट, बुक को छू सकते नहीं है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस याद करो, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस बताया था मैंने आपको, ये रेवेन्यू नेचर का होता है। पर इसमें मैंने एक नोट लिखवाया था आपको, अगर कहेगा 50% इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो वो 50% को कहां डाल देंगे, बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे लायबिलिटी साइड में, और बाकी 50% को कहां डालेंगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर, क्योंकि रिसिप्ट है, एंट्रेंस फीस मिली है, दिए नहीं है, मिली है, देखो रिसिप्ट साइड दिख रहा है, तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जाएगा क्रेडिट साइड पर। बट सर पहले देखूंगा कि कोई कैपिटलाइज तो नहीं है, अगर नहीं है तो सारा डाल दूंगा, अदरवाइज होगा तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करी जाएगी। और मैंने नोट लिखवाया था, आप कॉपी खोल के बैठिए एंट्रेंस फीस की, जब मैंने नोट लिखवाया था। प्रिंटिंग एक्सपेंस खर्चा है सर, ये रेवेन्यू नेचर खर्चा होता है, रेगुलर बेसिस पर होता है। डोनेशन सर, अगर डोनेशन के बारे में बताएगा, जर्नल है या स्पेसिफिक, आ रहा है ना सारी चीजें, इसलिए पहले स्पेशल टर्म कराना जरूरी होता है सर, एक तरीका है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे थे साल से। डोनेशन, अब डोनेशन के बारे में मैंने आपको चीज तो बताई थी, या तो वो जनरल है या वो स्पेसिफिक है। अगर वो जनरल डोनेशन है तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, क्योंकि रेवेन्यू मान लेंगे। अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि उस पर लायबिलिटी जनरेट कर जाता है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ये भी नोट लिखवाया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम उसको जर्नल डोनेशन मान लेंगे, पर अभी क्वेश्चन बताया नहीं है, पर नीचे तो नहीं दे रखा कोई, देखो 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 देखो, द एंट्रेंस फीस and donation are capitalized, entrance fees and donation are capitalized, कैपिटलाइज है, ठीक है, कैपिटलाइज है, इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये दोनों की दोनों कैपिटल रिसिप्ट है। इसका मतलब ये जनरल नहीं, ये स्पेसिफिक बन गया। कैपिटलाइज का मतलब क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल होती क्या होगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। अब ये दोनों कहां जाएंगे दोस्तों, डोनेशन कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि नीचे साफ साफ लिख दिया कि पूरा का पूरा कैपिटलाइज है। कह रहा है, नहीं तो ये कहता 50% कैपिटलाइज, अगर पूरा कह रहा है तो पूरा ही मान लो। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, ठीक। तो ये भी कहां जाएगा दोस्तों, अब ये भी बैलेंस शीट पर जाएगा, यहां नहीं आएगा। अब इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, यहाँ पर एंट्रेंस फीस जाएगा,
ठीक है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन तो रिवेन्यू नेचर का होता है, ये आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी आएगा, रिवेन्यू नेचर के इनकम है हमारी। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, यस सेल ऑफ ओल्ड एसेट कॉन्सेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा? यस आ रहा है, इसलिए बेसिक कराना पहले जाता। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या कॉन्सेप्ट आया दोस्तों? ये नहीं आया? आया। प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से मैंने कुछ सेल, एंटरटेनमेंट मतलब मैंने क्या करा, कुछ ऐसा प्रोग्राम करा जिससे मैंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो, उससे मैंने प्रोसीड करी। प्रोसीड मतलब टिकट विकट बेचकर सेल कर ली, ठीक है सर। सन्ड्री रिसिप्ट, पैसा आया है। न्यूज़पेपर एक्सपेंस से आएगा। स्पोर्ट मटेरियल, क्या है दोस्तों? स्पोर्ट मटेरियल 5000 रुपए। अच्छा, ये कौन सा मैंने आपको बताया नहीं अभी, तो इसके बारे में अभी तो मैं ऐसे ही उतार दूंगा, जब मैं बताऊंगा ना तो आप देखना फिर आ जाएगा। स्पोर्ट मटेरियल के बारे में रिपेयर खर्चा आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है दोस्तों, ये नहीं आएगा। फर्नीचर एसेट होती है दोस्तों, ये नहीं आएगा। सैलरी खर्चा होता है, आएगा दोस्तों। और ये बैलेंस जो बच जाएगा, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, और क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ रहा है? ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि पिछले साल था ये क्लोजिंग, इस साल ओपनिंग, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में होगा। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या है? स्पोर्ट मटेरियल वैल्यूड 4000 एट द एंड। साल के एंड में स्पोर्ट मटेरियल इतना पड़ा है, साल के एंड में स्पोर्ट मटेरियल इतना पड़ा है, ठीक है। स्पोर्ट मटेरियल का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बट आपको अभी थोड़ी बातें समझा दूंगा जिससे आपको आ जाएगा समझ में। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या दूंगा? खर्चे, खर्चे साइड देखो, खर्चे साइड क्या होगी? यारी साइड होगी, खर्चे एक्सपेंड पेमेंट साइड। बुक आएगा? नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, क्यों? खर्चा आएगा। जो जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते थे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी एक्सपेंडिचर में जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है दोस्तों। कितने का खर्चा है? 465 का, 465 का। आगे देखेंगे तो आपके पास न्यूज़पेपर का खर्चा है, बिल्कुल न्यूज़पेपर खरीदते टाइम खर्चा होगा और बेचते टाइम इनकम होगी, तो खरीदते टाइम खर्चा मान लूंगा और बेचते टाइम इनकम मान लूंगा। ये तो खर्चा होगा खरीदते टाइम, और देखो ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच दिया। कॉन्सेप्ट कराया था नहीं कराया था? खोल के बैठो कॉपी सारी, ऐसे फालतू का नहीं पढ़ाया था दोस्तों मैंने। 2 दोस्तों क्या आएगा? ये न्यूज़पेपर खरीदा होगा, ये तभी तो पेमेंट हुई है, खर्चा तभी तो हुआ है। तो कितने खरीदा दोस्तों न्यूज़पेपर? 111110 यार, आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर आएगा, बिल्कुल डिटेल में कराया था ना पहले। स्पोर्ट मटेरियल बाद में बताऊंगा अभी क्या होता है। रिपेयर, सर रिपेयर कराना कहाँ था? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता था ना, खर्चा है ये। 2 रिपेयर, सर रिवेन्यू नेचर के खर्चे है, ये बार बार कराना होता है रिपेयर, और जितना रिपेयर कराएंगे 1 ईयर कंज्यूम कर लेंगे। रिपेयर आएगा 650 रुपए। यहां तक क्लियर है? इसके बाद रिपेयर हो गया। इन्वेस्टमेंट एसेट है, नहीं आएगा। फर्नीचर एसेट है। सैलरी कितने की दोस्तों? सैलरी आप देखो, सैलरी है 1500 रुपए की। सैलरी कितनी है? 1500 रुपए। तो 2 सैलरी 1500 रुपए। अब यहां पर आएगा इनकम, तो इनकम में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले इनकम में क्या लिखते हैं दोस्तों? सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, सही रहता है इनकम में सब्सक्रिप्शन लिखना। बताओ सब्सक्रिप्शन कितना था? 6865, हाँ 6865 है। 6865, 6865, ठीक है, ठीक। अच्छा, इससे पहले ऊपर क्या था? देखो एंट्रेंस फीस आएगी नहीं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं इसको रिवेन्यू मानता, अगर डोनेशन के लिए क्वेश्चन साइलेंट होता मैं रिवेन्यू मानता, पर नीचे साफ साफ बता रखा है कि दोनों को कैपिटलाइज करो, मतलब दोनों स्पेशल है। स्पेशल है तो मतलब ये कैपिटलाइज होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, डोनेशन आपको दे रखा है, डोनेशन दे रखा है आपको, सब डोनेशन नहीं आएगा, सब दे रखा है। 6865 डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम में अभी ऊपर डाला था। अच्छा, खर्चा नहीं, इनकम साइड में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक्स डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, कितने का इंटरेस्ट डिपॉजिट मिला है हमें बैंक के डिपॉजिट पर? बैंक में हमने कुछ पैसा डिपॉजिट करा है, उस पर इंटरेस्ट मिल गया 1900 रुपए का। 1900 बाय सेल ऑफ फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर खरीदने पर 1000 रुपए खरीदा और फर्नीचर बेचा दिन का, इसमें लगेगा डेप्रिसिएशन। गिवन होगा, ठीक है, नहीं गिवन होगा तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। सेल को मत लिख देना दोस्तों, यहाँ पर फर्नीचर को बेचने से इनकम नहीं हुई, प्रॉफिट होता है। एसेट को बेचने से प्रॉफिट और लॉस जाता है। याद करो, एसेट की ट्रीटमेंट मैंने कराई थी और पिछले ही क्लास में कराई थी आई थिंक। देखो न्यूज़पेपर वाला बताया था, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करा इनकम साइड में, और पुराना खरीदा तो डेबिट साइड पर। ये तो क्लियर हो गया था। ओल्ड देखो इधर ध्यान से देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सेल ऑफ ओल्ड एसेट फर्नीचर। देखो गेन होगा आएगा, सेल नहीं आएगा। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो गेन होगा, तो गेन आएगा क्रेडिट साइड पे इनकम है। दे रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सारी बातें मैंने करा रखी है पहले, इसलिए
सबसे पहले बताना जरूरी होता है। आगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर डाल दूं 465 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 465 बाय प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट कराया, कुछ एंटरटेनमेंट से क्या हुआ, प्रोसीड्स हो गया। प्रोसीड मतलब बेचने के लिए, सेल होता है प्रोसीड। तो बेच कर क्या हो, टिकट विकट बेचोगी, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा होगा, उस पर टिकट बेची होगी, टिकट बेच कर क्या कमा लिया, पैसा कमा लिया। यह आएगा प्रोसीड, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कितना है दोस्तों 865। सन्ड्री रिसिप्ट और कुछ रिमेनिंग रिसिप्ट होगी, सन्ड्री रिसिप्ट ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सन्ड्री रिसिप्ट कितना मेरे दोस्तों 125 रुपए। दो चीजें रह गई, एक स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम और एक रह गया आपके पास फर्नीचर वर्किंग नोट। कैलकुलेशन द प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर आपको ये फर्नीचर का समझ नहीं आ रहा तो याद कर लेना पीएनएल अकाउंट। अगर आपने पीएनएल अकाउंट याद कर लिया तो पीएनएल अकाउंट में कभी डालते थे कि मैंने फर्नीचर बेचा या उसका प्रॉफिट डालते थे, जैसे लिखते थे प्रॉफिट ऑन फर्नीचर, गेन ऑन फर्नीचर या लॉस ऑन फर्नीचर लिखते थे डेबिट साइड पर, और इनकम साइड में प्रॉफिट ऑन फर्नीचर लिखते थे, या उस पर डेप्रिसिएशन डालते थे। फर्नीचर पीएनएल अकाउंट में क्या डालते थे, डेप्रिसिएशन। सेम प्रोसीजर वही है इसमें, और मैंने आपको ऊपर बता भी दिया। फर्नीचर को बेचने पे नहीं आएगा दोस्तों, उसके बेचने पे फायदा हुआ या घाटा हुआ वो जाएगा वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? तो फर्नीचर खरीदा कितने का था, इधर देखो फर्नीचर खरीदा था, इधर देखो ये रहा दोस्तों, फर्नीचर खरीदा 1000 रुपए का। कितना खरीदा 1000 रुपए का, और उसको बेच कितने का दिया 400 ओल्ड नहीं कहां है सेल हो 685 का बेचा। डेप्रिसिएशन गिवन है कहीं पर, कहीं गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो जीरो मान लूंगा, नील मान लूंगा, गिवन होता तो भी डालता। तो मैंने कहा बताओ बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लिख लो, चलो कोई नहीं, बुक वैल्यू ना लिखकर क्या लिख लो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू तब आते हैं जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1000 रुपए का खरीदा जी, लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन कितना नहीं गिवन, तो मैंने कहा भाई बुक वैल्यू भी कितनी हो गई 1000 रुपए, गिवन होता तो माइनस कर लेता, तभी तो बुक वैल्यू से कंपैरिजन करना है हमेशा। और लेस सेल, क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने पढ़ लिया है। लेस सेल, सेल बता दो कितने की करी है 685 की। तो सर 1000 रुपए का सामान 685 का बेचा, फायदा हो गया घाटा हो गया, सर लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल, सेल करने पे लॉस हो गया। अब ये जाएगा डेबिट साइड पर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर साइड में, खर्चा हो गया मेरा, खर्चा इन द सेंस लॉस हो गया, और लॉस कहां जाएगा डेबिट साइड पर 315। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल नेचर का डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। डेबिट साइड पे जितने भी लॉस और एक्सपेंस है डालेंगे। तो लॉस और एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सर आप जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोल के बैठना जरा, जहां पे मैंने कराया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको, वो खोल के बैठे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन द अमाउंट डेबिटेड, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अभी मैं स्पोर्ट मटेरियल कंसेप्ट नहीं बताया दोस्तों, इसका डिटेल कंसेप्ट मुझे बताना है, अभी नहीं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा एनपीओ का। तो ये आ गया है इसलिए मैं आपको छोटा सा पार्ट बता देता हूं। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी डेबिटेड, टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा लिख लेना। तो क्या रहा है, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कितना स्पोर्ट मटेरियल का अमाउंट डेबिट करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट मटेरियल खरीदने से क्या होगा, खर्चा होगा। सबसे पहले देखो परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना है, परचेज कहां पर आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, परचेज ऑफ दोस्तों स्पोर्ट मटेरियल कितना दोस्तों, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अच्छा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो, क्योंकि भाई अगर पेमेंट है तो ये किस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट है,
ये रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है, तो इस साल अगर यहाँ पर जितनी भी आइटम आएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो मतलब इस साल खरीदा होगा वो। तो इस साल मैंने कितने का स्पोर्ट मटेरियल खरीदा दोस्तों? 5000 रुपए का। कितना खरीदा है? 5000 रुपए का। कितने का मटेरियल खरीदा है मेरे दोस्त? 5000 रुपए का मटेरियल खरीदा है। और स्पोर्ट मटेरियल एट द एंड देखो 31/12/2014 को कितने का बच गया? कितने का बच गया दोस्तों स्पोर्ट मटेरियल? सर 4000 का बच गया। तो मैंने कहा परचेज करा 5000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जो मेरे को स्पोर्ट मटेरियल 4000 रुपए का बच गया, तो मैंने कितना यूज करा दोस्तों? 1000। तो सर ये जाएगा डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर स्पोर्ट मटेरियल का खर्चा कंजम्पशन बेसिस पर डेबिट करते हैं। स्पोर्ट मटेरियल खर्चा कंजम्पशन बेसिस पर डेबिट करते हैं। ध्यान सुनना, बाकी तो आगे डिटेल में कराऊंगा, ये बातें समझा रहा हूं। 5000 रुपए का आज मैंने मटेरियल खरीदा, मैंने इसी यहाँ पर कोई कंसेप्ट कराया था, याद हो तो आपको, मैंने एक मिनट देखा तो हम आपको, एक मिनट रुक जाइए। देरा देखना, if sport material consumed which was debited to income and expenditure is sold, the sale proceed are credited to income and expenditure account। इसका मतलब क्या है? स्टॉक इज अपीयर इन द, आपके पास देखो सेल वैल्यू दे रखी इतनी, चलो यहाँ फिर मैं किसी और में जाऊंगा। सेल ऑफ, ये तो ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल का सेल का है, यहाँ सेल की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो स्पोर्ट मटेरियल कंसेप्ट डिटेल में कराऊंगा मैं, लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा एनपीओ का, ध्यान समझना। देखो दोस्तों, हमने 5000 रुपए का स्पोर्ट मटेरियल खरीदा, खर्चा हुआ जेब से, पर ये सारा खर्चा डेबिट साइड में नहीं डालते। ये सारा खर्चा डेबिट साइड में क्यों नहीं डालते? ये इसका क्यों का जवाब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे दूंगा, अभी नहीं। अब मान लो स्पोर्ट मटेरियल का जो कंजम्पशन होता है, जितना हम ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करते हैं स्पोर्ट मटेरियल, उतना ही खर्चा मानते हैं। अब मुझे बताओ, 5000 का स्पोर्ट मटेरियल खरीदा, 5000 का स्पोर्ट मटेरियल खरीदा, 5000 का खर्चा हो गया, और 5000 का खर्चा हुआ, तो मेरा खर्चा में सारा नहीं डालूंगा डेबिट साइड में सारा, क्योंकि खर्चा तो साल हुआ पर डालना नहीं है। क्या करेंगे? जितना कंजम्पशन, तो स्पोर्ट मटेरियल आर डेबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के बेसिस पर डेबिट करा जाता है। मैंने 5000 का स्पोर्ट मटेरियल खरीदा, पर 4000 तक क्लोजिंग बच गया, मैंने यूज कितना करा ड्यूरिंग द ईयर? 1000। तो जितना यूज करोगे उतना ही खर्चा डेबिट साइड पे डालोगे, ऐसा कहता है स्पोर्ट मटेरियल कंसेप्ट। ठीक है, आगे डिटेल में करूंगा, अभी के लिए इतना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कंजम्पशन बेसिस पर स्पोर्ट मटेरियल खर्चा होता है, याद रखना, आगे समझेंगे। तो डेबिट साइड में डालेंगे टू, ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखते हैं दोस्तों? टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, जितना कंज्यूम करोगे उतना ही खर्चा मानने देंगे। अच्छा 4000 जो बच गया है स्टॉक, वो अगले साल जितना करोगे, अच्छा अगले साल 4000 में से 2000 कर लिया, तो 2000 अगले साल खर्चा मानोगे, फिर 2 बच जाएगा, फिर उससे अगले साल 2 और करोगे, फिर उससे अगले साल, ऐसे करके 5000 खर्चा 3 सालों में जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कितनी कंजम्पशन कर रहे हो। तो 1000, तो ये तो आ गया वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 1 से, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 2 से। अब देखेंगे, टोटल करेंगे दोस्तों। टोटल साइड अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब डेफिशिएट हो गया। आप निकाल के देखिए, प्रॉफिट कहां पर आता है? नेट प्रॉफिट यहां आता है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सरप्लस। और देखेंगे क्या होता है, पहले तो टोटल करेंगे दोस्तों। 465 प्लस 1110 प्लस 650 प्लस 15000 प्लस 315 प्लस 1000, यह आ गया 18540। इधर देख लेते हैं, 6865 प्लस 1900 प्लस 465 प्लस 865 प्लस 125, यह आ गया 10220। तो कम आ रहा है, तो ये ज्यादा आ रहा है 18220। तो माइनस कर देंगे 18220, तो आपके पास है 8000 रुपये। तो 8000 आपके पास क्या हो गया मेरे दोस्तों? 8000 नहीं दोस्तों, एक मिनट रुको सर, यहाँ पर मेरा जो ये, फिर मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, 1500 है यहाँ पर। सैलरी 1500 थी, देखो दोस्त 15000 कर दी गलती से, 1500 है। दोबारा टोटल करता हूँ दोस्तों, गलती होगी मेरे से। 465 प्लस 1110, बराबर एक जीरो बढ़ जा रही है, 650 प्लस 1500 प्लस 315 और प्लस 1000, तो इसका टोटल आ रहा है 5040। इसका टोटल मैं लिख रहा हूँ 5040, ठीक है। अभी मिटो दूंगा इसको, ये नहीं आएगा टोटल इसका।
इसका टोटल कितना आ रहा था दोस्तों, 10,220 आ रहा था। थी दोबारा कर देते हैं, 6865 प्लस 1900 प्लस 465 प्लस 865 प्लस 125, यह आ गया 10,220। यहाँ पर कितना है 10,220। अब 10,220 में 5,040 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5180। ये आपके पास क्या आया दोस्तों, सरप्लस। क्या आया दोस्तों, उसको बोलेंगे सरप्लस। देखो सरप्लस का मतलब क्या होता है, इनकम साइड ज्यादा है। इनकम मैंने कितनी कहा है टोटल इस साल 10,220, और खर्चा कितना कहा 5,040 का। तो इनकम ज्यादा हो गई और खर्चा कम हुआ, तो इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा पीएनएल अकाउंट में इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट। और मैंने आपको समझाया था एनपीओ में इसको नेट प्रॉफिट नहीं लिखता, क्योंकि बिजनेस नहीं है हमारा, एनपीओ है, इसलिए दूसरा नाम दिया जाता है सरप्लस। ठीक है दोस्तों, तो 5,180 हमारा राइट आंसर है। 5,180 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। और यहाँ पर हमारी जो बुक में है ये आंसर थोड़ा गलत हो गया। गलत कैसा हो गया मैं आपको समझाता हूँ। ये आंसर में हमने सेल ऑफ ओल्ड लॉस ऑन फर्नीचर का हमने ट्रीटमेंट नहीं करा, तो आंसर को काट कर ठीक करो। अगर आपकी बुक में ठीक है, पहले से मैंने ठीक कर दिया होगा और तो फिर कुछ जरूरत नहीं है। अगर ठीक नहीं करा तो आप इसको काट कर ठीक कर लीजिए और इसको लिख लीजिए 5,180। क्यों दोस्तों 5,180 क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने जो लॉस ऑन सेल है, हमने जो लॉस ऑन सेल निकाला था ना ये वाला, इन्होंने जो आंसर है वो इस बेसिस पर नहीं है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1000 रुपए का, क्योंकि डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, तो 1000 की चीज 685 में बेच दी हमने 315 रुपए पे, क्योंकि और कोई फर्नीचर था नहीं। फिर फर्नीचर था नहीं तो ये फर्नीचर कहां से आया, बिका। तो यही फर्नीचर मैंने अजम कर लिया कि यही फर्नीचर बिका। इन्होंने कहा फर्नीचर बिका ही नहीं, और फर्नीचर ये इन्होंने सेल ऑफ फर्नीचर है इन्होंने इग्नोर कर दिया, और ये भी चीज इन्होंने इग्नोर कर दी। जब ये इग्नोर कर दोगे दोनों चीज तो ये लॉस नहीं जाएगा 315 का, ये लॉस नहीं जाएगा 315 का। अब आप 315 का लॉस हटा दो यहाँ से और देखना आपका आंसर मैच कर जाएगा, बट नहीं, आंसर गलत है। वो कंजम्पशन जब फर्नीचर सेल हुआ है तो हम ये मान कर चलेंगे कि यही फर्नीचर बिका होगा, क्योंकि और कोई तो फर्नीचर है नहीं हमारे पास, तो यही बेच दिया होगा। और डेप्रिसिएशन है नहीं तो माइनस कर दिया नील। ठीक है, इसलिए 5,180 कर लो इसको। अगर आपके आंसर में सही लिखा है वेल एंड गुड, अगर सही नहीं लिखा तो सही कर लो जी। थैंक यू मेरे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। 42 मिनट हो गए हमें काम करते करते, आपने निकाल दिया तो 1 घंटा हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पॉइंट रहेगा वो सब क्वेश्चन रहेगा, आप देख लीजिए ये सब क्वेश्चन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, 4 5 6 7 8 9, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और कुछ एग्जांपल तो मैं भी दूंगा। इसमें तो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है, पर पहले मैं अपने एग्जांपल कराऊंगा फिर ये 4 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो मेरे 4 एग्जांपल होंगे फिर ये 4 क्वेश्चन होंगे, तो पहले मुझे कॉन्सेप्ट वाले एग्जांपल कराने होते हैं फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।